Hello everyone, welcome to Barabanki.org। Barabanki.org एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजीज के बारे में सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को डिजिटल ज्ञान से सशक्त बनाया जाए और उन्हें फ्यूचर की अपकमिंग टेक्नोलॉजीज से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आइए बाराबंकी डॉट ओ आर जी के साथ एआई जनरेटिव टूल्स के बारे में सीखें, कुछ नया और कुछ बेहतरीन। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर इट टू मिस्टर रविंद्र। मिस्टर रविंद्र, प्लीज कंटिन्यू। हाय फातिमा। हेलो। या गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, विवेक, पंकज, प्रिंस। जी भैया पंकज सुन रहा हूँ। ओके। Yes, sir. Yes, sir, we are able to hear you. ओके, ऑफ यस सर कोर्स। वी आर एबल टू हियर यू। ओके, सो ड्यूरिंग द presentation I request all you to keep your microphone off and if it is required raise your hand। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वेबिनार को हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे जूनियर्स हैं और उनको हमको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है, फिर आगे चल कर के आप लोग भी प्रेजेंट करेंगे, विवेक, प्रिंस, क्योंकि आप लोग सब टेक इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं। तो आई होप कि फ्यूचर में और आप भी वेबिनार्स में करेंगे क्योंकि ये वेबिनार करंटली इस समय मैं 3 लैंग्वेज में और एक साथ ही ब्रॉडकास्ट करा रहा हूँ, जो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी तीनों भाषा 4 भाषाओं में इस समय इसका ब्रॉडकास्टिंग हो रही है अलग अलग तरीके से। सो लेट अस स्टार्ट। और आप सभी लोग इंटरेक्टिव रहिएगा, बताते जाइएगा, जहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाराबंकी डॉट ओ आर जी एस्कॉन इन्फो सिस्टम से पावर्ड है और हमारा मिशन है लोकल टू ग्लोबल, जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने लोकल से उठ करके ग्लोबल यानी वैश्विक विश्व लेवल पे काम कर सकता है। और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे अपग्रेड रहना और अपने कैरियर को लगातार आगे बढ़ाते रहना। तो बाराबंकी डॉट ओ आर जी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये डील करता है आईटी एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन स्किल और स्टेम में। स्टेम जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, जिसमें कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग, प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करने के लिए चीज़ें स्टार्ट कर दी गई हैं। और इसके लिए जो है यूपी बोर्ड में अगर हम देखें तो इसके लिए बुक्स नेक्स्ट ईयर से आ जाएंगी। सीबीएसई या एसएससी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी है लेकिन एआई को अब इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम स्टेम पे भी फोकस करेंगे। फ्यूचर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं हमारे साथ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करेंगे। और जहाँ तक कि मैंने काम किया है वहाँ से बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को आप सबको लगातार इससे बेनिफिट आपको मिलता रहे, चीज़ें आपको अपग्रेड लेवल पे मिलें, हाईटेक लेवल पे मिलें। तो इसके लिए भी हम अलग से सेशन करते जाएंगे और सबसे अच्छी बात ये सारे सेशन फ्री होंगे, नो कॉस्ट। ओके। सो आज है 15 दिसंबर और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी पुण्यतिथि है, तो हम उनको याद करते हुए अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए वेबिनार को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कितनी चीज़ों में हेल्प कर रही है और इसके जॉब प्रोस्पेक्ट क्या हैं फ्यूचर में, तो हम इन पे बात करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अगर चिप टेक्नोलॉजी से लेकर डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने के लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आज का एजेंडा है वो है जनरेटिव एआई का केवल, जिसमें हम बात करेंगे कि जनरेटिव एआई कैसे हमें इम्पैक्ट कर रही है और किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। आने वाले टाइम में जॉब्स किधर जा रही हैं हम इसकी भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमें कुछ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। आई रिक्वेस्ट ऑल यू टू follow these code of conducts. Thank you. So going ahead, this is my brief bio. Currently,
I am heading ESCON Infosystem as a Chief Technology Officer, and I am also working somewhere else so that I can't reveal as of now. And I have done so many certification from Microsoft, IIT Madras, and deep learning. That is one of the best platform for learning AI related tools. इन सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए डीप लर्निंग इस समय एंड्रयू एनजी का है जो सबसे हाईटेक लेवल पे चल रहा है। बाकी ये मेरी जनरल प्रोफाइल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरेटिव एआई एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं और म्यूजिक क्रिएट करते हैं, और अलग अलग लेवल पे काम करने के लिए हमें अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिस्टेड किया हुआ है, जैसे चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या है, जिससे हम कुछ टेक्स्ट जनरेशन का काम जनरली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल्स को लिखना है, एसेस को लिखना है, कोड कुछ जनरेट करना है, कुछ प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो उसको जनरेट करने के लिए यूज करते हैं डेली। डेली बहुत ही शुरुआत से ही आया था, जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम से भी इमेज आर्ट जनरेशन के लिए, रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट करने के लिए यूज होता है। सिंथेसिया भी आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर है। तो ये बेसिक टूल्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई काम कैसे करता है। जनरेटिव एआई जो होता है ये 3 लेयर में काम करता है। एक हमारी इनपुट लेयर होती है, दूसरी हमारी जो प्रोसेसिंग लेयर होती है जिस जो हमारी न्यूरल नेटवर्क होते हैं, तो इसका गैन होता है। ठीक है, तो ये गैन में काम करेगा और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ये जोड़ देता है, जिससे ये डिसाइड करेगा कि हमारी जो इमेजेज हैं वो किस मैट्रिक्स में काम कर रही हैं। मैं कुछ लोगों को ऐड कर लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पर ये काम करेगा कि किस तरह से न्यूरल नेटवर्क हमारा ऐड होता है, और ऐड होने के बाद ये इमेज का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से कर पा रहा है। अगर कोई भी इमेज है तो उसके जो भी वेक्टर्स होंगे एक्स वाई जी, तो ये सारे अलग अलग टाइप के जो हमारे वेक्टर्स होंगे, उन वेक्टर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसकी एल्गोरिथम होती हैं, जिन एल्गोरिथम को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लेयर लेवल पे काम करने से पहले हमारे पास और कौन चीज़ें होनी चाहिए, तो इसको मैं वेबिनार के लास्ट एंड में बताऊंगा कि एआई का जो फुल स्टैक है वो कैसे काम करता है। अभी हम बहुत डीप में न जाते हुए सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर में जैसे हमने किसी इमेज को अपलोड किया, और वो इमेज हमें चेक करनी है कि वो इमेज कौन से एनिमल की है, और हमारे पास ये क्लासीफाई होकर के आ जाए कि इमेज कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी में, आज की डेट में आप स्टूडेंट की इमेज की जगह पे किसी और की इमेज अपलोड कर दीजिए, तो वो इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाएगा कि ये ह्यूमन बीइंग की इमेज आ रही है या किसी एनिमल की इमेज आ रही है। तो इसे हम कैसे हैंडल करते हैं, तो ये हमारा सारा काम करता है न्यूरल नेटवर्क पे। अब इसकी थ्योरी और इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर, मैथमेटिकल प्रोसीजर वो अलग है, जो हम आगे के सेशंस में करेंगे। ये बहुत ही बेसिक लेवल का वेबिनार है जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार एआई पे हम वेबिनार करते जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिल करके लगातार काम करेंगे इस पे। तो जनरेटिव एआई का जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, क्योंकि एक आम आदमी को इसका फायदा कब मिलेगा, उसे कब ये पता चलेगा कि हम जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप कंटेंट बनाते हो, कंटेंट क्या होता है, वो टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कोई भी कंटेंट हो सकता है। आप चाहे ब्लॉग लिखना चाहते हो, चाहे कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, जुडिशरी में आप काम करते हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, एस्ट्रोनॉट हो, सिग्नल प्रोसेसिंग में काम करते हो, तो जितने भी लोग जो है काम करते हैं वो कोई ना कोई कंटेंट जनरेट करते हैं। और वो कंटेंट जो है आज की डेट में हमारे पास टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, रियलिस्टिक इमेजेस, इनके फॉर्म में आता है। और आने वाले टाइम में हमारे पास एजीआई आ जाएगा, जहां पर हम आर्गुमेंटेड इमेजेस और वीडियो के साथ डिस्क्रिप्टिव काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक कंटेंट अगर हम देखें उदाहरण की, कंटेंट के लिए हम जैसे ब्लॉग लिखते हैं,
तो ब्लॉक कैसे लिखा जाता है, या हम उसको यूज अपनी डे टू डे एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में कैसे मदद कर सकता है। तो इसको हम बिल्कुल हैंड्स ऑन करके दिखाएंगे, अभी करके भी आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो यहाँ पे कम समय में हो सकती हैं। ठीक है। पोस्टर्स बनाने होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन, एजुकेशन में आप काम करते हैं तो क्वेश्चन आंसर, कोई भी लैंग्वेज सीखना है। ठीक है। अब नए मॉडल जो आ गए हैं हमारे पास, उसमें अन्य लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया जा रहा है कि केवल इंग्लिश तक ही चीज़ें सीमित नहीं रहेंगी, और भी लैंग्वेजेज आ जाएंगी। और इसके टीयर 3 तक की जब चीज़ें आ जाएंगी, अभी टीयर 2 चल रहा है एआई का, जब टीयर 3 आ जाएगा तो वो हमारा जो है पूरा एक तरह से काम करेगा एजीआई की तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि कोई भी म्यूजिक जनरेशन या कोई भी एआई का उपयोग हम कैसे करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सभी रेडी हैं? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? यस। Yes, sir. ओके। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो है कुछ खेल की दुनिया में विशेष करके हुआ है, और वो क्या हुआ है, कोई बताएगा? स्पोर्ट्स में, खेल में कुछ विशेष हुआ है, कोई बताएगा? सर चेस चैंपियनशिप जीते हैं सर। जी हाँ। और ये एक प्राइज, अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ये प्राइज मनी का क्वेश्चन है। जो भी सही सही बताएगा विद इन 30 सेकेंड उसको एक प्राइज मिलेगा और उसके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो आप सभी रेडी हैं? श्योर। ओके। यस सर। मैं एंगेजमेंट लेवल बढ़ाने के लिए ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोग एंगेज रहें और चीजें समझते रहें। तो जिस लड़के ने चेस जीता है उसका पूरा नाम क्या है? जिसने चेस की चैंपियनशिप जीती है उसका क्या नाम है? यू हैव 30 सेकेंड। I think Gukesh and Singh, फुल नेम, Gukesh फुल नेम, Raju, फुल नेम। गुगेश डुम्मा राजू। हम्म। गुगेश Gukesh Dumma डुम्मा Raju. राजू। अच्छा, दो लोग बताए हैं। गुगेश डुम्मा राजू। अच्छा, ओके। तो मैच टाई हो गया है। ठीक है Not अभिजीत। an issue. ओके, अभिजीत एंड शिवम, आई एम नोटिंग आउट। हम्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये भी प्राइस मनी का क्वेश्चन है। एआई में ईयर 2024 का नोबेल प्राइज किसे मिला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिजिक्स में कंबाइंड। I think John Hopfield and Geoffrey Hinton. वेरी गुड, वेरी गुड शिवम, राइट आंसर। इन दोनों लोगों को इस साल 2024 का नोबेल प्राइज मिला है, खास करके एआई, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये दोनों फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इन दोनों ने एआई में काम किया था, इसके लिए उनको किंग के द्वारा जो है लंदन में जो है इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो लेट अस कंटिन्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जनरेटिव एआई का हमारी डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ है। तो आपने देख लिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप जनरेटिव एआई का यूज़ करते हो। कंटेंट डिजाइन में, ग्राफिक्स डिजाइन में, क्वेश्चंस क्रिएट करने में, आप फिल्मी दुनिया में काम करते हो, ऐड बनाने में, कार्टून्स बनाने में, इन सब जगहों पे जनरेटिव एआई का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑल वर्ल्ड बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, म्यूजिशियन हो, ठीक है, टीचर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं, गेम डेवलपर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, कोई भी लॉयर, इंजीनियर, ये सारे लोग, सारे के सारे लोग जो है एआई का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इसमें आपको ये देखना है
कि आप कहाँ पर हैं, आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एआई कैसे हेल्पफुल कर सक है, जनरेटिव एआई आपको कैसे यूजफुल रहेगी। अब सब एआई में सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरेटिव एआई है, क्योंकि हम एआई तो एक बड़ा पार्ट है, जनरेटिव एआई की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरेटिव एआई में सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट लिखने की अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आज मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत सारी डिमांड है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो बिगिनर लेवल से लेकर के और टॉप नॉच लेवल तक की 10 लाख से स्टार्टिंग होकर 85 लाख तक, मेरे जानने में मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं और इतनी सैलरी है उनकी इस समय करंट में। तो प्रॉम्प्ट होता क्या है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्या होता है, मैं खुद ना बता करके मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप लोग प्रॉम्प्ट को क्या समझते हैं, फिर हम इसको और एक्सक्लूसिव एक्सप्लेन करेंगे। राइट, आर यू रेडी? मेरे साथ है। यस। सर प्रॉम्प्ट हमारे हिसाब से ये होता है कि जो हम जो एआई से जो क्वेश्चन बोलते हैं या जो हम उसको टेक्स्ट इनपुट देते हैं वो प्रॉम्प्ट होता है, जिसके बिहाफ पे वो हमारे लिए कंटेंट जनरेट करके दे। सही है, बहुत सही विवेक जी। यहाँ पर जैस प्रॉम्प्ट का जो बेसिक पर्पज है, और कोई बताना चाहेगा फिर मैं कंटिन्यू करूं? शिवम? Yes, sir. I want to add something. या Basically, prompt is kind of एक एआई मॉडल के लिए हम कुछ इनपुट्स देते हैं जिसके बिहाफ पे वो हमें रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से ध्यान देना होता है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू गिव द बेसिक आइडिया लाइक व्हाट वी वांट फ्रॉम द एआई मॉडल। सो जो इनपुट है वो बहुत concise और बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, तो जिसके बिहाफ पे जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो भी अकॉर्डिंगली हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल। प्रॉम्प्ट को बहुत ही बेसिक लेवल पे हम समझते हैं कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है। सर आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। ओके, लेट मी चेक, नाउ इट्स फाइन। यस सर, नाउ ओके, नाउ वी आर एबल टू हियर यू। थैंक यू। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली अगर हम इसको देखें बिल्कुल बिगिनर लेवल से, कि अगर आप किसी से पूछते हो कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो अगर हम उससे ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो बच्चा क्या करेगा? हो सकता है वो अपने घर का नाम बता दे, हो सकता है अपने स्कूल का नाम बता दे, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर हम और स्पेसिफाई कर दें, थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड कर दें कि अच्छा आपके स्कूल में क्या नाम चलता है, आपके पढ़ाई लिखाई में आपका क्या नाम चलता है, एकेडमिक्स में आपका क्या नाम चलता है, तो वह बच्चा, वह स्टूडेंट जो है उसको और डिटेल्ड वे में बताएगा। ठीक है। दूसरी चीज, तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट को, जैसा कि विवेक ने बताया, बहुत सही चीज बताई, आपने ऐड किया कि प्रॉम्प्ट जो है एक तरह का इनपुट है। प्रॉम्प्ट इनपुट की तरह ही काम करेगा जो हम मशीन को देंगे, या हम अपने जहाँ पर हम प्रॉम्प्ट को लिख रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ हम इनपुट देने जा रहे हैं, तो इनपुट का मतलब बेसिकली यही है कि हम जो लिख करके दे रहे हैं। तो अगर हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो जितना ही ज्यादा प्रॉम्प्ट हमारा स्पेसिफाइड होगा, कॉन्साइज होगा और उसमें रिपीटेशन नहीं होगा, तो प्रॉम्प्ट अच्छा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि ग्रीन में है यहाँ पर कि एक प्रेरणादायक कहानी लिखें जिसमें एक शिक्षक मुख्य पात्र हो, तो ये एक प्रॉम्प्ट है। दूसरा एक प्रॉम्प्ट है कहानी लिखो। तो अब चैट जीपीटी को अगर आप बता रहे हो कि आप कोई कहानी लिखो, तो उसे आखिर कौन सी कहानी लिखना है, राइट? उस कहानी में होगा क्या, किस तरह की चीजें आप चाह रहे हो, वो कॉमेडी होगी, वो हॉरर होगी, वो लव ट्रायंगल होगी, वो फिक्शन होगी, तो वो किस तरह की कहानी होगी, आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना है। तो जैसे ही आप स्पेसिफाई करेंगे, चैट जीपीटी एजेंटिक वे में काम करेगा, क्योंकि एजेंटिक एआई भी अब इसमें इंक्लूड हो गई है नए मॉडल में। इससे पहले एजेंटिक नहीं था, मैं अभी करके बताऊंगा एजेंटिक और नॉन एजेंटिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया। दूसरा प्रॉम्प्ट हमने ले लिया कि स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, यानी विशिष्टता होनी चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें दिया एक विज्ञान कथा कहानी लिखें जिसमें मुख्य पात्र रोबोट हो।
तो अगर हम कोई ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें उसका मेन कैरेक्टर क्या है, रोबोट है, ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट हो सकता है रादर देन जो नीचे लिखा हुआ है खराब उदाहरण, कि विज्ञान कथा लिखो या विज्ञान पे आधारित कोई कहानी लिखो। तो यहाँ पर हमारे जो प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं उस प्रॉम्प्ट में ये नहीं बताया जा रहा है कि चीजें क्या हों, हमें प्रॉम्प्ट की बॉडी को पूरा एक्सप्लेन करना है कि उसकी हेड की बॉडी क्या होगी, उसकी मेन बॉडी क्या होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन लाइंस क्या होंगी और उसकी एंडिंग क्या होगी। तो अगर आप ऐसे प्रॉम्प्ट लिखना सीख गए तो आप रियलिस्टिक इमेजेज और सारी चीजें आप बनाना सीख जाएंगे, कोई भी चीजें। फिर है प्रासंगिकता, ये रेलिवेंसी होनी चाहिए। रेलिवेंसी का मतलब ये है कि किस चीज से रेलिवेंट आप बात करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सेल, तो सेल का मीनिंग क्या हो सकता है, सेल का मतलब अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो सेल कोशिका समझेगा, अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो सेल का मतलब वो बैटरी समझ सकता है, अगर वो क्रिमिनोलॉजी में है तो वो सेल का मतलब जेल समझ सकता है। तो इस तरह से अगला अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया तो सेल को सेल समझ लिया तो सेल का मतलब दूसरा समझ लेगा। तो प्रॉम्प्ट लिखने में हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द रेलिवेंसी, हम किस चीज़ के लिए आखिर प्रॉम्प्ट को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण जैसे दिया है कि एक भविष्य का शहर की कल्पना करें, उसका वर्णन करें। जैसे आप देखते होंगे कि इंडिया इन 2090, ठीक है, तो इंडिया इन 2090, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हम लोग अगर हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट को और डिटेल वे में लिखना है तो हमें रेलिवेंसी भी बतानी पड़ेगी, तो ये पॉइंट है। फिर हमें थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना होगा कि एक्चुअली हम क्या चीज़ें चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने डिटेल में बताया कि विस्तार शामिल करें, थोड़ा डिटेल उसको कर दें। तो हमने बताया एक कहानी लिखें जिसमें मुख्य पात्र एक छोटे से गांव में रहते हैं और उनके पास एक पालतू जो है कुत्ता है। तो उस अब आप उसको थोड़ा नाम बता दो कि उस डॉग का नाम ये है और वो इस तरह से बिहेव करता है, तो वो ऑटोमेटिक एक पूरा पूरा आपको कंटेंट बना के दे सकता है, रादर देन सिर्फ हम लिख दें प्रॉम्प्ट कहानी लिखो, तो ये राइट प्रॉम्प्ट हमारा नहीं है। तो अगर हम प्रॉम्प्ट को अब कंक्लूड करें बेसिकली कि प्रॉम्प्ट के पार्ट क्या हैं, तो सबसे पहले हमें जो प्रॉम्प्ट को बताना है, प्रॉम्प्ट को डिवाइड कर लेना है। जैसे आप ऐसे लिखते थे, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको एक आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या देना है, कि प्रॉम्प्ट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर हम उसका स्पेसिफिकेशन बताएंगे, स्पेसिफिकेशन के बाद हम बताएंगे हमें कंटेंट किस स्टाइल में चाहिए, उस स्टाइल को हमें डिफाइन कर देना है, और डिफाइन करने के बाद कंक्लूडिंग लाइंस हमें देनी है। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो थोड़ा सा बेहतरीन होगा। बाकी ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट को हम इस डायग्राम को अगर देखें कि परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी मीन्स क्या है यहाँ पे, कि जैसे एक एग्जांपल लिया इस डायग्राम में कि एक मधुमक्खी है और वो उड़ रही है। यहाँ पर ये दो लोग हैं, लेफ्ट साइड में जो व्यक्ति है उसका नाम गुड्डू है। मैं इस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा अगर किसी का या रिलेटिव या किसी का नाम है, मैं केवल एक काल्पनिक नाम मान के चलता हूँ। तो लेफ्ट साइड में जो है उसका नाम गुड्डू है और जो दूसरे साइड में है उसका नाम है बड्डू, ठीक है। तो सर एक मिनट सर। हाँ, अगर आपने अपनी स्क्रीन शेयर की है तो सर वो नहीं दिखाएगा, हाँ सिर्फ वही आप सर दिख रहे मैं हैं भी सर। कहने वाला था। जी जी, मतलब आपका फोटो दिख रहा है सर, हम्म, लेकिन आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो काफी देर से। आप शायद पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं सर। यस। हाँ सर, वो नहीं सर, पीपीटी सिर्फ सर आप आपकी ही नहीं दिख आ रहे रही हैं है, सर। आपका फोटो आ रहा है। ओके, जस्ट अभी आप बताइएगा, अभी बेटर? हाँ सर, अभी एकदम आ रही है। फाइन। तो आप इंटरप्ट कर देना जब भी कभी ऐसा हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रीन है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास जो प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे तो प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन में हम थोड़ा डिटेल वे में बताएंगे कि हम उसको और रेलिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेलिवेंसी का मतलब वो किस चीज़ से संबंधित है तो उसको हम यहाँ पर बता देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर
थोड़ा डिटेल लेकर के चलेंगे। अगर हमारे पास डिटेल है तो और बेहतर रहेगा कि हम किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इस वाले डायग्राम की, कि परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। ठीक है, अभी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो यहाँ पर परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, जैसा हमारे माइंड में होता है वैसा ही हम सोचते जाते हैं और लगभग वैसा ही काम करते जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ प्रॉम्प्ट की है, कि अगर आप जिस तरह से परसीव करेंगे, जिस तरह से माइंड में उसको एक सीक्वेंस में सोचेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ें सीक्वेंस में आएंगी और प्रॉम्प्ट लिखने में हमें आसानी होगी। तो इस डायग्राम में मैं हाइपोथेटिकल नेम्स को यूज कर रहा हूँ। जो रेड में है इसका नाम गुड्डू है, और जो थोड़ा सा ब्लू में है, ठीक है, इसका नाम बड्डू है। गुड्डू, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ रिस्पॉन्सिबल एआई को। रिस्पॉन्सिबल एआई, मार्केट में इसकी जॉब बहुत सारी हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई ऑफिसर, एथिकल, रिस्पॉन्सिबल एआई एथिकल ऑफिसर। तो इस तरह से यहाँ पर गुड्डू जो रेड कलर में है, गुड्डू क्या सोचता है, एक सही डायरेक्शन में सोचता है। तो उस मधुमक्खी को ये सोचता है कि अच्छा ये हनी बी है, तो वो हनी बी समझता है और उससे वो कुछ ना कुछ चीजें उसके बारे में जानता है, उसके क्या काम होते हैं, मधुमक्खी क्या करती है, हनी बी क्या करती। तो ये गुड्डू है, गुड डू, इस वर्ड से बनाया हमने गुड्डू। और दूसरा वर्ड हम बनाया बैड डू, यानी जो गलत तरीके से सोचता है और वो ये सोचता है अरे ये कोई डेविल है, कोई भूत है, कोई ऐसी चीज है जिस चीज को ये नेगेटिव परसेप्शन में ले रहा है। तो इसका देखने का तरीका अलग है। तो हम कभी भी प्रॉम्प्ट को जब लिखेंगे तो हमें अपने परसेप्शन को क्लियर रखना है कि हम किस तरह से जो है प्रॉम्प्ट को लिखने जा रहे हैं और उसकी आउटलाइनिंग, उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो हम अब इस चीज को करके देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग, हमारे पास कुछ टूल होते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, तो लगभग प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जितने लोग हैं तो उनको ऑलरेडी पता है। लेकिन चैट जीपीटी बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, ये हम अपने अलग सेशन में बताएंगे, जो डिटेल्ड सेशन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक होता है को पायलट। ठीक है, तो हम को पायलट पे भी काम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, और चैट जीपीटी पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च कर देना है चैट जीपीटी लॉगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो फर्स्ट टाइम आने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और गूगल से आप लॉगिन कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर अभी हम बात नहीं करते हैं ये क्या चीज़ होती है, अभी इसकी कोई बात नहीं करते हैं। सिंपल हमारे सामने ऐसा कुल लिख करके आ रहा है, और अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे और इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिख करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर और स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम फिर सबसे करना चाहते हैं, और मैं एंगेजमेंट लेवल को चेक करना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अटेंटिवली हमारी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो जनरेटिव एआई में सबसे ज्यादा काम कर रही है, बताएं। सर ओपन एआई, आई जस्ट गेस, इट्स माय गेस। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? कौन सी कंपनी है प्रिंस? कौन कौन सी कंपनी है जो एआई में इस समय सबसे आगे है? मैं आपको एक हिंट भी दे दे रहा हूँ, अभी इंडिया में उसकी मीटिंग एक इंडियन बिजनेस टाइकून से हुई थी। Sir, can you repeat question? क्वेश्चन ये है, एआई के क्षेत्र में कौन सी ऐसी कंपनी है जो दुनिया में इस समय सबसे आगे चल रही है, जिसका मार्केट का प्राइस, स्टॉक सबसे ऊपर चल रहा है?
NVIDIA। ये कौन आंसर दे रहा है भाई? संदीप। वेरी नाइस। एनवीडिया। एनवीडिया की अभी हाल में ही मीटिंग हुई थी मुकेश अंबानी के साथ। तो एनवीडिया क्या कर रहा है? एनवीडिया जो काम कर रहा है, मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, आपको इसका अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये क्या है एआई का स्टैक। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल जब हो तो बताइएगा। विजिबल है? Yes. ठीक है। तो अगर हम कभी भी एआई रिलेटेड कोई काम करेंगे तो हम यहाँ टॉप टू बॉटम टू टॉप बात करेंगे। सबसे पहले सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि हमारी जो डिवाइस होगी, जो चिप होगी, तो उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले जो उसकी कोर लेवल में होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर नहीं है तो जनरल कंप्यूटर पर एआई बेस्ड कंप्यूटिंग नहीं हो सकती है, जनरल कंप्यूटर्स पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको टीपीयू और जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। सीपीयू तो आपके जनरल कंप्यूटर्स में होते हैं, लेकिन टीपीयू और जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए ये कंपनीज काम कर रही हैं मार्केट में, जो सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करती हैं। एनवीडिया, एएमडी एंड इंटेल, ऐसे और कंपनीज हैं, मैं बेसिक कंपनीज को यहाँ पे मैंने लिस्टेड किया हुआ है। फिर उसके ऊपर होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल जनरली आम आदमी अभी नहीं कर पा रहा है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, एज्योर, स्नोफ्लेक्स। उसके बाद हमारे होते हैं फाउंडेशन मॉडल्स, जो अलग अलग मॉडल हैं और वो इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आ गए ओपन एआई, एंथ्रॉप हो गया, मेटा हो गया। फिर मार्केट में अभी जल्दी ही आया एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। इससे पहले एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर नहीं थी, हम एजेंटिक प्रोसेस पे अभी आ रहे हैं तुरंत। तो ये आ गए। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा जॉब किस चीज़ पे अवेलेबल है। फाउंड जो एआई एप्लीकेशन बिल्डिंग का काम करेंगे। एआई एप्लीकेशन बिल्डिंग का काम ये है कि हमें ना तो सेमीकंडक्टर बनाना है, ना तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बनानी है, ना फाउंडेशन मॉडल बनाना है, ना हमें ऑर्केस्ट्रेशन लेयर पे जाना है। हमें केवल एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने हैं, जहां पर हम जनरेटिव एआई, ओपन एआई, इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे। करेक्ट? तो ये हमारा पूरा फुल स्टैक है जो आज के समय में एआई का है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम आ रहे थे चैट जीपीटी पे। ठीक है। तो चैट जीपीटी पे यहाँ पे मैं एक बिल्कुल खराब प्रॉम्प्ट लिखने जा रहा हूँ, जो मैं अभी लिखने जा रहा था कि राइट अ स्टोरी सिंपल। अब इसे बिल्कुल नहीं पता है कि आखिर कौन सी स्टोरी लिखनी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वुड यू लाइक, आप कैसी स्टोरी चाहते हो। तो अब आप इसमें फैंटेसी चाहते हो, मिस्ट्री चाहते हो, साई-फाई, साइंस फिक्शन चाहते हो, रोमांस पे चाहते हो, हॉरर, कॉमेडी, ट्रेजेडी, कैसी आप स्टोरी चाहते हो। तो अब मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाइड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, और देखिए ये एक आपको स्टोरी बना के दे देगा। ठीक है। और इस स्टोरी को मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकता हूँ। तो मैं आपको इंग्लिश में भी करके दिखाता हूँ और हिंदी में भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा, राइट अ स्टोरी अबाउट फार्मर, write a story about two farmers who were friends in the past. In the past, one became more successful due to his business ideas and strategy.
Okay, while the other one the other one could not। अब मैं इस स्टोरी को हिंदी में चाहता हूं तो मैंने लिख दिया कि राइट दिस स्टोरी इन हिंदी एंड आल्सो मेक इट मोर कॉन्साइज, कि इसको कॉन्साइज रखो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। मेक इट मोर कॉन्साइज एंड अपीलिंग, आल्सो यूज बुलेट पॉइंट्स to show the moral of the story। ठीक है, एंड लेट्स एंटर। बूम, कहानी लिखना शुरू हो गई। तो ये एक जनरल कहानी अभी ये लिख ही रहा है। ये तो यहाँ पर इसने कहानी को तो लिख दिया कि हाँ ये ऐसी कोई कहानी थी। अब आप इसको चाहते हो कि ये थोड़ा सा और इसमें नए करेक्टर ऐड कर दें, तो हमने कहा ऐड न्यू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी लाइक बिजनेस एडवाइजर और मेंटर। कि हमने यहाँ पे मेंटर की भी बात कर लेते हैं कि हाँ चलो किसी को मेंटर मिल गया। तो अब मैंने फिर से इसको बताया कि अब तुमको थोड़ा सा चेंज करना है, मैं इस आउटपुट से अभी ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे इस कहानी में इसने एक मेंटोर को ऐड कर दिया और इसने एक कहानी बना के तैयार कर दिया। ठीक है, ये है। अब अगर सपोज कर लो कि आप इस कहानी को सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बनाने चाहते हो, तो आपने कह दिया कि राइट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर दिस स्टोरी it should have call to action। और मैं कौन से सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, तो आई वांट टू पोस्ट दिस ऑन फेसबुक। हमने कहा इसके लिए हैशटैग भी भाई बना दो, तो आल्सो राइट एसईओ फ्रेंडली हैशटैग्स। तो ये आपको सारा काम करके दे देगा। ठीक है, एंटर। ये हैशटैग भी देखो बना के दे रहा है। अब ये जो हैशटैग होते हैं आप इनका यूज तो जानते ही हैं, जितने जेनजी हैं वो तो सब जानते हैं कि इनका हैशटैग का मतलब क्या है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी पेज होगा वहां पर भी ये रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया कि डायरेक्ट हमने थोड़ा सा डिटेल्ड कर दिया। अब सपोज कर लो कि कोई टीचर है, यहाँ पर कोई टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है मेरी तरह। आई वांट टू नो। जी सर। विकास जी हैं, और विकास। विकास वर्मा। और कौन पढ़ाता है? टीचर्स के जी लिए भी बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट हम सभी टीचर हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, चाहे हमारा सीनियर हो चाहे जूनियर हो। तो लर्निंग की यही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं, सपोज आप
टीचर हैं इंग्लिश ग्रामर के या इंग्लिश के लिटरेचर के टीचर हैं, ठीक है। तो हमने इसको एजेंटिक वे में कैसे काम करना है, तो हमने कहा कि सपोज यू आर एन इंग्लिश टीचर need to create an objective question paper based on। अब हमने यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी कभी आप प्रॉम्प्ट लिखिए 3 सिंगल कोट का यूज करिए, ठीक है। जैसे पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं, विवेक यहाँ पे हैं, वो बढ़िया बता देंगे, पाइथन डेवलपर हैं, है ना। जी सर। हाँ, आपको आगे हमारे साथ भाई जो है हेल्प करनी है कम्युनिटी की, एंड हम लोग बात करेंगे, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि वो टॉपिक आखिर क्या है, तो हमने टॉपिक बता दिया नाउन, कि वो टॉपिक नाउन है, और उस पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, और हमने कहा क्रिएट 20 क्वेश्चंस विद मल्टीपल, क्रिएट 20 क्वेश्चंस, बस इतना अभी फिलहाल मैंने दे दिया इसको। अब देखो ये क्या करता है, ये देखो आपका काम आसान हो गया। तो कोई स्टूडेंट है यहाँ बहुत कम एज का, जो 10th 12th 8th में पढ़ता हो, देखो अब आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, या आपके घर में कोई स्टूडेंट है छोटा, या किसी भी स्ट्रीम में वो तैयारी कर रहा है, तो देखिए ये आपके लिए बना के दे देगा। और यहाँ आंसर की भी देखो जनरेट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे तमाम सारे क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं। सपोज आपके पास कोई पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ को आप जो है समराइज करना चाहते हैं, तो सपोज हमने यहाँ पर जैसे ले लिया बाराबंकी.org, ठीक है। और इस बाराबंकी.org से हमने कोई टेक्स्ट निकाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट का समराइज हमें कैसे करना है, कोई भी समराइजेशन हमें कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक ले लिया आर प्रोग्रामिंग के लिए, और यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया। जस्ट कॉपी करने के बाद हमने यहाँ लिख दिया समराइज द टेक्स्ट इन 50 वर्ड्स। हमें टेक्स्ट को कितने वर्ड्स में समराइज करना है, 50 वर्ड्स में, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को दे दिया, इट विल समराइज। ये देखिए 50 वर्ड में आपको ये समराइज करके दे देगा। इसी तरीके से अगर हम कोई न्यूज़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप लॉयर हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, और आपके पास इस तरह से कोई चीज़ है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, और आप इमीडिएट उसको समराइज करना चाहते हैं, राइट। तो मैं कोई ले लेता हूँ यहाँ से टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे समराइज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पोस्ट उठाई, एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को, और हमने लिख दिया समराइज द टेक्स्ट, और फिर हमने यहाँ पे क्रिएट किया, फिर लिख दिया आल्सो मेक बुलेट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस पूरे टेक्स्ट को समराइज कर देगा, और ये आपको बुलेट पॉइंट भी बना के दे देगा कि मेन की पॉइंट क्या थे और उनमें क्या बातें हुई। तो ये हो गया।
अब मान लो यही पैराग्राफ हमने यहाँ पे दिया है और इसमें हमें क्वेश्चन आंसर क्रिएट करने हैं, कि हमें क्वेश्चन आंसर क्रिएट करना है। तो हमने दे दिया क्रिएट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यूजिंग द सप्लाइड टेक्स्ट अबव, टेक्स्ट अबव। तो जो भी हमने टेक्स्ट ऊपर दिया हुआ है उस टेक्स्ट के बेस पे क्वेश्चन आंसर क्रिएट कर दें। तो अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ता है, और साइंस पढ़ता है लेकिन उसको जो है पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ हैं और उसके बेस पे उसको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं, तो गार्जियंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद देखिए एक मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया कि इस टेक्स्ट के लिए आप क्वेश्चन आंसर क्रिएट कर दो, तो क्वेश्चन आंसर भी क्रिएट कर देगा। अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाने हैं तो हम वो भी बना सकते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ऑन आंसर्स। ठीक, कितने क्वेश्चन बनाने हैं वो आप बता दो, लिमिट टू 20 क्वेश्चंस ओनली। अब ये लिमिट क्यों बता रहा हूं मैं, अभी इसका रीजन है, ये देखिए। अब इसी से ये क्वेश्चन आंसर है। तो आपके यहाँ कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है और वो बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट है या किसी तैयारी को कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको इंटरव्यू या इन सब चीज़ों को पास करने के लिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। ये तो देखिए उसी पैराग्राफ से ये ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ये हमने इसको जो कॉन्टेक्स्ट दिया, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये समझ गया कि किस चीज से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं, और उससे पहले जो टेक्स्ट सप्लाई हुआ था उसके बेस पे ये काम होता जा रहा है, जो भी टेक्स्ट हमने इसको दिया। तो अब देखिए आपकी लर्निंग कितनी फास्ट होगी। अगर आप कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हमने सिंपल यहाँ दे दिया कि क्रिएट these questions and answers in हिंदी, क्योंकि अब जो चैट जीपीटी के आपके मॉडल आ गए हैं लामा 3, तो उसमें ये सारी फैसिलिटी है, ये आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर बना के दे देगा। ये देखिए उसी पैराग्राफ का, ठीक है। तो इससे आपकी लर्निंग, कंटेंट जनरेशन सुपर फास्ट हो जाएगा। आपको सिंपल केवल प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है। यहाँ पर मैंने लिमिट की बात इसलिए किया था क्योंकि हम जितनी बार भी कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा, ये ध्यान रखना है कि ये टोकन के फॉर्म में काम करता है। तो अगर हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो अगर इसका यूज ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टोकन पास होगा, तो हमारे पास टोकन चूंकि लिमिटेड होते हैं, वन टोकन हमारा जो होता है 565 बिट का होता है, और यहाँ पे वन टोकन का मतलब हो गया कि जैसे ये लिखा है आचार संहिता, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टोकन हो गया, ये एक दूसरा टोकन हो गया, और ये एक दूसरा टोकन हो गया। तो अब सोचिए कि इस इतने सेंटेंस में ये कितने टोकन लेके गया होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा, अब देखिए ये मैंने करके दिखाया जानबूझ के, यू हैव हिट द फ्री प्लान लिमिट चैट जीपीटी 4o, क्योंकि मैंने जानबूझ के इतना कंटेंट इससे जनरेट कराया है। तो जब इतना ज्यादा कंटेंट हमने जानबूझ के जनरेट कराया तो ये उस फ्री लिमिट को हिट कर चुका है। यानी जितना हमारे पास टोकन है, टोकन का मतलब कितना डेटा ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें वहां पे टोकन लिमिट को सेट करना बहुत जरूरी होता है।
अगर हम टोकन लिमिट को सेट नहीं करेंगे तो हमारे पास कंटेंट का जो साइज होगा वो हैंडल नहीं हो पाएगा। इससे हमारा जो टोकन है, हो सकता है हमारी लिमिट ज़्यादा हो जाए और जो भी हम मॉडल यूज कर रहे हो वो काम ना करे आगे। तो ये ऐसी भी चीज़ें ध्यान रखनी होती। तो यहाँ पर हम नियर अबाउट वेबिनार के टाइम हमारा लगभग कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके किस पे, को पायलट पे। तो को पायलट भी जो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप को पायलट यूज करते हैं, को पायलट फ्री टूल भी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके लिए नहीं पे करना होता है। तो copilot.microsoft.com, आप कोई अकाउंट इस पे क्रिएट कर लीजिए, जैसे नॉर्मल जीमेल होती है, जीमेल आपकी हो, और आप इस पे, तो यहाँ पर भी कंटेंट बन सकता है और ये इमेजेज ये सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल क्रिएट एन इमेज। अब कोई भी इमेज हम एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि ज्वाइन की है कि नहीं? यस सर। रिद्धि कौन सी इमेज बनाना चाहते हैं आप? कोई सिंपल सी इमेज बताइए, जल्दी बताओ। अगर क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल, और वो क्या कर रही हूँ? प्लेइंग ओवर अ स्नोवी माउंटेन, राइट? यस सर। तो ये हमने एक परसेप्शन दिया और अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हम इसके साथ एक इनपुट हमने दिया और ये आपको इमेज बना के दे देगा। जो पेड मॉडल हैं हम लोग उनको यूज कर लेते हैं तो बहुत बार बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस बना देते हैं। ये देखिए इमेज बन के आ गई। अब इसी प्रॉम्प्ट को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, इसी प्रॉम्प्ट को चेंज कर दूं, हमने कहा देयर शुड बी अ टाइगर अराउंड हर, और ये फिर से दूसरी इमेज बना देगा। तो को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है और ये है। तो आप जितने अच्छे इस तरह से प्रॉम्प्ट, रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट लिखना सीख गए, आप उस तरह की इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, आपने अगर सॉन्ग लिख दिया, राइट अ सॉन्ग फॉर माय डॉटर, और हमने थोड़ा प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई कर दिया, सी इज 11 year old, a cute girl and very intelligent, ठीक है, सी loves science stories and practicals। अब इतना हमने दे दिया और ये सॉन्ग बन के तैयार। ये देखिए, बस अब आपको और टूल हैं जहाँ पे इससे हम पूरी म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी ट्राई, ये करता है कि नहीं। क्रिएट म्यूजिक विद दिस सॉन्ग, बट अदर टूल हैं उनमें हम करते हैं। तो आई थिंक मैंने कुछ, हाँ, स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी। तो यहाँ पे जो टूल है हम इसके लिए ये वर्स का यूज करेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, ये वर्स वहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है और इस तरह से म्यूजिक की कंपोज कर देगा। तो इस तरह से जो आपका
जनरेटिव एआई है आपको लर्निंग में बहुत सुपर फास्ट मदद कर सकता है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें हैं या बेसिक लेवल की आपकी कोई लर्निंग है, ठीक है। तो अब मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूं कि अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, आई एम ओपन टू आंसर। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आज मैंने वेबिनार प्रेजेंट किया आप लोग के सामने, आप कुछ जानकारी चाहते हो तो बताएं, नहीं तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछना सर शुरू करूंगा। हाँ अशोक। सर मैं हाँ सर, मैं अंकित बोल रहा हूँ। हम्म सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने इसको उपयोग करना सीखा, हम्म क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनके गार्जियन ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या सर आप इसके लाभ और में भी इसके जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्या आप इन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमने एआई, जनरेटिव एआई की अभी बात किया है, तो इससे क्या है कि अभी फिलहाल हम इस पे कंटेंट जनरेट करना, इमेजेस क्रिएट करना, म्यूजिक, आगे की वेबिनार जो होंगी उसमें म्यूजिक क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन हाँ, हमें जो एआई का जो भी कंसेप्ट है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब ये है कि जब भी हम कोई एआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब ये होता है कि मान लो लोन प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो लोन प्रोसेसिंग सिस्टम अगर हमारा है और वो कहीं हमारा मॉडल ट्रेंड हुआ है, जो वो गलत ट्रेंड हो गया, उसमें कोई पिटफॉल रह गई है, वो लोन ऐसा कर रहा है कि केवल जो है फीमेल्स का ही प्रोसेस कर रहा है, उसमें लोन जो मेल कैंडिडेट हैं उनका लोन प्रोसेस नहीं कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में वो लैग कर गया, ठीक है। पर्टिकुलर अगर एज ग्रुप में लैग कर गया कि उस एज ग्रुप के लोगों का लोन नहीं अप्रूव कर रहा है, तो हमें बायस्ड नहीं होना है। हमारे मॉडल को, जो हमारा मॉडल है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम किस तरह के इनपुट ले रहे हैं और किस तरह के प्रोसेस कर रहे हैं। तो पहली चीज़, बायस नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी तरह का थ्रेट नहीं क्रिएट करना है कि अगर हम कोई कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या एआई एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम पूरे स्टैक का यूज कर रहे हैं, तो थ्रेट नहीं जनरेट होनी चाहिए। हमारे पास जो कंप्लायंसेस होते हैं, आगे चल के हम बताएंगे कि हमारे पास बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, चाहे हिप्पा का कंप्लायंस हो, जीडीपीआर हो, ठीक है, और आपका यूरोपियन यूनियन के कंप्लायंस हैं। तो हर कंट्री के अपने अलग अलग कंप्लायंस होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। टेक्स्ट को स्टोर कैसे करना है, टेक्स्ट को प्रोसेस कैसे करना है, हमें डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, तो इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं। अनुज, हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर ये पूछना चाह रहे हैं, आईटी कंपनी में चैट जीपीटी यूज करना अलाउ है? जनरली कुछ कंपनी ऐसी हैं जो नहीं अलाउ करती हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक कि देखा है कि अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबल वे में आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके यहाँ जो है एआई ऑफिसर्स होते हैं, एथिकल एआई ऑफिसर्स होते हैं, और वो हर एक चीज़ को निगरानी रखते हैं। तो चैट जीपीटी ना यूज करके प्रिंस वो क्या करते हैं, उनका अपना ऑटो पायलट डेवलप कर लेते हैं, और उनका ऑटो पायलट यानी जितना टोकन आप जनरेट करेंगे, जितना टेक्स्ट आप जनरेट करेंगे, उस सारी चीज़ की मॉनिटरिंग उसमें होगी, और किसी तरह का हेट का कंटेंट या हरेसमेंट का कंटेंट या इलीगल कंटेंट उसमें से पास तो नहीं हो रहा है, वो उसमें एक पूरी हम लोग लेयर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते होंगे और उसमें फिल्टर्स लगाते होंगे इस तरह के, तो ये काम होता है। बाकी चैट जीपीटी लोग यूज कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अगर मैं आपको दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में कितने एआई के जॉब्स इस समय अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एआई जॉब रोल्स को आप सर्च करें, तो यहाँ पे एआई जॉब रोल्स देखिए भरे पड़े हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब एआई जॉब रोल्स इतने क्यों क्रिएट हो रहे हैं, वो इतने इसलिए क्रिएट हो रहे हैं कि कोई भी सेक्टर अनटच्ड नहीं रहेगा,
कोई भी सेक्टर अनटच्ड नहीं रहेगा। और आप किसी भी फील्ड, किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आइदर यू आर वर्किंग इन पाइथन, यू आर वर्किंग इन डॉट नेट, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। आप आईफोन पे काम करते हो, एंड्रॉयड पे काम करते हो, आईओएस पे काम करते हो, या कोई भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हो, उन सब में कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसकी एम्बेडिंग होगी। विदाउट इसके काम हो ही नहीं सकता है। संदीप, यस प्लीज गो अहेड। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इसमें जॉब एंट्री किस लेवल से होगी? क्या हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर से एंट्री कर सकते हैं, या एआई स्पेशलिस्ट हो, या एथिकल वाले हो? मतलब किस लेवल से, क्या मतलब कैसे हम लोग इसमें एंट्री करें? इसका रोड भाई बैक हम लोग डेवलपर तो हैं हम लोग अच्छे, और डेवलपर के साथ साथ क्या हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक इसी फील्ड पे जाना चाहें, या डेवलपर एज ए मॉडर्न डेवलपर जाएं? ठीक कैसा है, क्या पाथ रहेगा? देखिए अगर किसी को प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया है ना, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन है कैरियर इसेंशियल करके, कैरियर इसेंशियल। इसको आप सबसे पहले करें इन जनरेटिव एआई। नंबर एक, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक आप 5 आवर इस पे काम करेंगे, और इसके एग्ज़ाम भी इसका होता है, 3 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसको कर सकते हैं। ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है, हम बिल्कुल फ्री टूल आज बता रहे हैं। कोई भी हाई लेवल का कंटेंट आज कुछ भी मैंने नहीं शेयर किया। दूसरा है, आप रजिस्टर कर लें अपने आप को डीप लर्निंग में, ठीक है। डीप लर्निंग, एंड्रयू एनजी वर्ल्ड रेनाउन प्रोफेसर है, और इसके चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, तो इसका एक कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। आप इसको कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। और आपको डॉट नेट और पाइथन, कोई एक लैंग्वेज अगर आपका जिस पे आप काम करते हो, कोई एक में आप काम कर रहे हैं, बेसिक आइडिया भी है, आप काम कर ले जाएंगे। यहाँ से काम करने के बाद, यहाँ से काम करने के बाद जो थर्ड स्टेप हमारा होना चाहिए, जो मैंने फॉलो किया था, मैंने सबसे पहले इसको कंप्लीट किया था। एंड्रयू एनजी के अराउंड मैंने 50 से ज़्यादा कोर्सेज कंप्लीट करे हैं, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ उस पर आता रहता है। दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबिनार होती है रिएक्टर पे, प्लीज नोट डाउन, रिएक्टर। रिएक्टर एआई, एज्योर एआई, जितने भी डॉट नेट के डेवलपर हैं उनके लिए, और पाइथन के डेवलपर जितने भी हैं उन सबके लिए समझ लो कि ये बहुत ही अच्छी फोरम है। रिएक्टर माइक्रोसॉफ्ट का है, आप यहाँ पे ज्वाइन करें। ये फ्री ऑफ कास्ट वेबिनार होती है, पूरी पूरी वेबिनार की सीरीज होती है, ऐसा कंटेंट वर्ल्ड वाइड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको फॉलो किया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो आप एनपीटीईएल को जानते होंगे, जो फ्री का है, इसमें कोई पैसा नहीं पड़ेगा। इसमें आप एआई डोमेन में अपने आप को रजिस्टर कर लें, अभी जनवरी से इसमें कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो एआई डोमेन में, मतलब इसमें अलग अलग कई सारी डोमेन होती हैं, कंप्यूटर साइंस की डोमेन है, एआई डोमेन है, डेटा साइंस की डोमेन है, एरोस्कोप इंजीनियरिंग की डोमेन है। तो एआई डोमेन है, इसमें आपके जो है कोर इलेक्टिव और कंपलसरी पेपर होते हैं, कोर इलेक्टिव प्लस कंपलसरी पेपर। तो अभी जनवरी से इसका सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर पेपर नहीं भी देना है तो आप पढ़िए, इसका कोई पैसा नहीं पड़ेगा, केवल एग्जाम का आईआईटी पैसा लेता है, आईआईटी मद्रास इसका। तो ये 4 स्टेप हैं। फिर हमारी एक पूरी पूरी कम्युनिटी है, हमारी पूरी कम्युनिटी है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है। मतलब आप मान के चलो कि अभी हमारे पास 300 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो टॉप नोट डेटा साइंटिस्ट हैं, अलग अलग फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर कंपनीज में काम करते हैं। और मैं उन सारे लोगों को आगे अपलिफ्ट करने की कोशिश करूंगा,
कहीं ना कहीं अगर जैसे ही कोई जॉब के लिए रेलिवेंट चीज़ें मिलती हैं मैं सबको अपडेट भी देता रहूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। पाइथन के जो भी एक्सपर्ट हैं उनको भी मैं टॉप प्रायोरिटी पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पाइथन बहुत हाई डिमांड में है। तो आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में आपकी ज़रूरत पड़ेगी सबकी। तो आप सभी लोग एक कोर टीम में तैयार हो जाएं। कोर टीम में तैयार होने के बाद मैं चीज़ों को और आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? So we are near about time. So thank you for joining the webinar. थैंक यू Sir, सर। Next webinar thank you, का sir, for your time. Thank you, sir. thank you so much. Thank you. थैंक यू सर। Okay.